देखिए लास्ट टर्न पे आप लोगों को वो 3 लिमिट पॉइंट और डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इन सब पे बेस्ड पे आपको प्रॉब्लम्स करा दिया गया था। अब हम लोग उसके आगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसके आगे अप्रोच करने के लिए टॉपिक अपना खोल लीजिए। लिखिए क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोजर ऑफ अ सेट। जब भी आप क्लोजर की बात करेंगे तो मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, a x का कोई सबसेट है, x, D कोई मेट्रिक स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है, तो क्लोजर ऑफ a को a बार से दिखाते हैं। क्लोजर ऑफ a में स्पेस के वो क्लोजर ऑफ a को हम लोग लिखते हैं a यूनियन a डैश। मतलब क्लोजर ऑफ a में a के भी एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट ऑफ a, और a के लिमिट पॉइंट भी आते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ a। आपको पता है लिमिट पॉइंट ऑफ a का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इस कारण से हम लोगों ने a के पॉइंट्स को तो a क्लोजर में रखा ही, और उन पॉइंट्स को भी a क्लोजर में रखा है जो कि a के लिमिट पॉइंट बनाते हैं। लिमिट पॉइंट एक अकेला ऐसा टॉपिक है, लिमिट पॉइंट बनने के लिए पॉइंट स्पेस का हो भी सकता है, मतलब सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। ये एक अकेली ऐसी डेफिनेशन है जिसमें हम कहते हैं स्पेस का पॉइंट। स्पेस का पॉइंट मतलब उस सेट के बाहर का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बना सकता है। किसी सेट के अंदर के सारे पॉइंट 100% श्योर है कि लिमिट पॉइंट बनाते हैं, बाउंड्री के पॉइंट 100% श्योर है लिमिट पॉइंट बनाते हैं, बाहर के पॉइंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि वो लिमिट पॉइंट बनाते हैं या नहीं। दूसरी बात, कोई भी सेट में अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, मतलब वो भरा पड़ा है, तभी उसके लिमिट पॉइंट मिलेंगे, वरना लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर दो नेचुरल नंबर 1 और 2 ले तो उनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो भरा हुआ नहीं है। वहीं अगर आप सेट ऑफ रेशनल नंबर देखें तो किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होंगे, मतलब दो लोगों के बीच में भी भरा हुआ है। इसका मतलब इस केस में हमको लिमिट पॉइंट मिलेगा। लिमिट पॉइंट मिलने की खासियत ये हो गई कि सेट एकदम भरा हुआ होना चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। दो लोगों के बीच में ढेर सारे पॉइंट्स अगर अवेलेबल हैं तो उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ए क्लोजर को ए बार से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि इसमें a और a डैश के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर ऑफ a। कुछ लोग क्लोजर ऑफ a को ऐसे भी लिखते हैं क्लोजर ऑफ a। तो क्लोजर ऑफ a का मतलब ही होता है a यूनियन a डैश, a और a यूनियन के सारे पॉइंट्स उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्लोजर ऑफ a पे थ्योरम करेंगे। देखिए इस डेफिनेशन से एक बात तो ये क्लियर हो गई कि यूनियन लेने पर सेट बड़ा होता है। दो लोगों का यूनियन लिया तो ये बड़ा होगा इससे भी और इससे भी, चूँकि ये इसके बराबर है तो ये बड़ा होगा। बड़ा होगा किससे? a से भी और a डैश से भी। ये बड़ा है मतलब ये इसमें कंटेन करेगा, ये बड़ा है मतलब ये इसमें कंटेन करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है ए क्लोजर की। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसको ऐसा उतार लीजिएगा। लिखिए रिमार्क, लिखिए इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D आपको पता है n क्लोजर इज इक्वल टू n यूनियन n डैश। कल ही आपको बताया था n डैश की वैल्यू होती है 5, मतलब ये मिलेगा n। z क्लोजर इज इक्वल टू z यूनियन z डैश, z यूनियन z डैश की वैल्यू होती 5, ये मिलेगा z। उसके बाद w क्लोजर इज इक्वल टू w यूनियन w डैश, कल ही बताया है w डैश की वैल्यू 5, ये मिलेगा w। q क्लोजर इज इक्वल टू q यूनियन
यूनियन क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश की वैल्यू आर, ये मिलेगा आर। आई आर क्लोजर इज इक्वल टू आई आर यूनियन आई आर डैश, आई आर यूनियन आई आर डैश की वैल्यू आर, ये मिलेगा आर। ओपन इंटरवल ए बी का क्लोजर इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल ए बी का डैश, ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ये आता है क्लोज इंटरवल ए बी, ये मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थ्योरम्स। पहला लिखिए क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। थ्योरम है, पहला थ्योरम, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, लिखिए इसमें, मान लीजिए x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है। क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट E, दैट इज E क्लोजर को आपको क्लोज्ड दिखाना है। आपको पता है कोई सेट क्लोज तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अगर हम इसको ओपन दिखा दिए तो हमारा काम बन जाएगा। x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस था, उसके बाद हमने कहा कि E उसके क्लोज़र को, E उसका कोई सबसेट था, उसके क्लोज़र को हमको क्लोज्ड दिखाना है। क्लोज़र को क्लोज्ड दिखाने का मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है। अब E कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने का प्रोसीजर आप जानते हैं। कहते हैं कि E कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है तो उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। मान ले रहे हैं कि x E क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का कोई एलिमेंट है। अगर हम इसको ओपन दिखा दिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस अब आपको कोशिश ये करनी है कि इसको हम ओपन दिखाएं। अगर x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x E क्लोजर में नहीं है, इसका मतलब x E यूनियन E डैश में नहीं है, इसका मतलब x E में भी नहीं है। और की जगह यूनियन लिखते हैं, लेकिन जब डज नॉट होता है तो एंड लिखते हैं। x डज नॉट बिलोंग्स टू E डैश में भी नहीं है। अगर x E डैश में नहीं है, सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू E डैश, तो आपको पता है कि अगर x E डैश में होता है इसका मतलब होता है x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ E। अगर x E डैश में नहीं है तो x इज़ नॉट the limit point of E. This implies that there exists R greater than 0, R belongs to R such that point नहीं है, इसका मतलब SXR intersection E minus X not limit point is equal to 5। फिर देखिए, आपको पता है अगर x E में नहीं है तो चाहे हम बाहर निकालें या ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरसेक्शन E इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1।
हम लोग को क्या दिखाना है कि एक्स ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, सॉरी इंटीरियर पॉइंट है, मतलब एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, या एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई क्लोजर इज इक्वल टू 5, चूँकि ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए एस एक्स आर इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 5। एस एक्स आर का ई से इंटरसेक्शन हमने दिखा दिया 5 के बराबर है। अब अगर हम एस एक्स आर का ई डैश से इंटरसेक्शन 5 के बराबर दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस का यूनियन लेंगे हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब हमको केवल इतना दिखाना है कि एस एक्स आर का ई डैश से इंटरसेक्शन भी 5 के बराबर होगा। अब हमको केवल इतना दिखाना है टू शो कि एस एक्स आर का ई डैश से इंटरसेक्शन भी 5 के बराबर होगा। उल्टा मान लीजिए कि एस एक्स आर का ई डैश से इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है, मतलब ये सेट नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश बी एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर भी होगा एंड y बिलोंग्स टू ई डैश भी होगा। y बिलोंग्स टू ई डैश का मतलब होता है दैट इज y इज लिमिट पॉइंट ऑफ e, और हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। एंड एस एक्स आर बी एनी नेबरहुड ऑफ y, कोई भी ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले का पॉइंट का नेबरहुड होता है। अगर y e का लिमिट पॉइंट है तो y का हर एक नेबरहुड e से इंटरसेक्ट करके y को बाहर निकालने के बाद वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। चूँकि आपको पता है कि अगर y इसका लिमिट पॉइंट है तो ई वाई के हर एक नेबरहुड से इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को रखता है। उसमें से एक पॉइंट हम निकाल भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इसका मतलब हमारा इक्वेशन नंबर 2 गलत है। 2 इसलिए गलत है क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारिए, जैसी गलती को सुधारेंगे मिलेगा एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए 3। अब आप क्या करिए 1 और 3 का यूनियन ले लीजिए। 1 और 3 का यूनियन लेंगे तो मिलेगा एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई यूनियन एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5 यूनियन 5 दैट इज़ 5। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, इसको बाहर कर देंगे। एस एक्स आर और इंटरसेक्शन को बाहर कर दीजिए तो मिलेगा ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 5। एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई क्लोजर इज इक्वल टू 5। आपको पता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ कंटेन्ड इन B क्लोजर। इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो मिलेगा एस एक्स आर इज़ कंटेन्ड इन E क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x इसका इंटीरियर पॉइंट है क्योंकि x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसमें कंटेन कर रहा है, मतलब x इसका इंटीरियर पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। अगर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गए तो ये आपका ओपन सेट है। अगर ये सेट ओपन होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, मतलब ई क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट। इंपॉर्टेंट थ्योरम में से पूछा जाता है, ये उतार लीजिए।
यस, अंदर जाके बैठिए, कोई फ़ोन आएगा तो बता दीजिएगा। अंदर जाइए, गो इनसाइड। हाँ, फ़ोन आए तो बता देना। नेक्स्ट थ्योरम, देखिए ये सब प्रॉपर्टीज चल रही है इसकी, पॉइंट डाल के लिखते चलिएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ A इज कंटेन्ड इन B, दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। देखिए ये दिखाने का क्या मतलब होता है कि A यूनियन A डैश कंटेन करेगा B यूनियन B डैश में, तो ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये तो हमारे पास है। केवल अगर हम इतना दिखा दें कि A डैश B डैश में कंटेन करेगा तो हमारी समस्या का हल मिल जाएगा। केवल हमको ये दिखाना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट A closure is contained in B closure, comma, it is sufficient to prove, it is sufficient to prove A dash is contained in B dash। केवल इतना ही आपको दिखाना है। दिखाने के लिए let X belongs to A dash be any element, this implies X is limit point of A, this implies there exists R greater than 0, R belongs to R such that S X R intersection A minus X does not equal to 5, S X R intersection A does not equal to 5। अब ये तो कॉमन आपका वर्क हो गया। A कहाँ कंटेन कर रहा है? B में। मान लीजिए X, D मेट्रिक स्पेस है, A B में कंटेन कर रहा है। A जब SXR से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा तो B भी तो SXR से इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। अगर छोटा सेट इंटरसेक्ट करके नॉट इक्वल टू 5 दे रहा है तो बड़ा सेट तो अपने आप इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स SXR इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5। SXR इंटरसेक्शन B माइनस X करने पर भी वैल्यू क्या आएगी? डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब X पाया जाएगा B डैश में। आपने तो कहा था कि X A डैश में है, अब आप कह रहे हो कि X B डैश में है। इसका मतलब A डैश कंटेन करेगा B डैश में, ठीक है। बट आपको दिया गया है A इज ऑल्सो कंटेन्ड इन B, दोनों का यूनियन ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज A यूनियन A डैश इज कंटेन्ड इन B यूनियन B डैश, दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। जो जो पूछे जाते हैं वो पार्ट हम करा रहे हैं इसके। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए।
थर्ड पार्ट है आपका E is closed if E closer is equal to E. E is closed if E closer is equal to E. पहले मान लीजिएगा let E is closed set. ठीक, अगर E closed है तो E अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करेगा. दिस इम्प्लाइज E डैश इज कंटेन्ड इन E. ठीक, डेफिनेशन से दोनों तरफ E का यूनियन ले लीजिए. दिस इम्प्लाइज, आपको पता है E यूनियन E डैश इज इक्वल टू E क्लोजर इज कंटेन्ड इन E. बट यूनिवर्सल ट्रूथ आपने पढ़ा है, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि E इज ऑलवेज कंटेन्ड इन E क्लोजर. जिन एक्सप्रेशंस के आगे ऑलवेज लिखा हो, समझ जाइए वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा सत्य होंगे. सिंस E इज कंटेन्ड इन E क्लोजर ऑलवेज, जैसे ही कंबाइंड करेंगे 1 और 2 को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तुरंत आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू E क्लोजर. प्रूफ हो गया. A कंटेन कर रहा है B में, B कंटेन कर रहा है A में, मतलब A किसके बराबर है? B के. कन्वर्स पार्ट में आप मान लेंगे लेट E इज इक्वल टू E क्लोजर. आपको पता है किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज सेट होता है, ये क्लोज्ड होगा तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा? क्लोज्ड. सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट, दैट इज ये क्लोज्ड होगा. क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी कैसा सेट होगा? क्लोज्ड सेट होगा. ये आपके थ्योरम का पूरा प्रूफ था. नेक्स्ट लिखिए, आपका होमवर्क रहेगा, लिखिए E क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट. E क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग E. कंटेनिंग E, ये आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए E क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, E क्लोजर is the intersection of all closed set. E closer is the intersection of all closed set each containing E. E closer is the intersection of all closed set each containing E. E closer is the intersection of all closed set each containing E. देखिए क्या है, E closer is the intersection of all closed set containing E. समझ में आया?
E क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, जहाँ F अल्फा क्या है, क्लोज्ड कंटेनिंग E, E को खुद में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देखिए, बड़ा मतलब ये छोटा सा ही प्रूफ है, लेकिन जनरली ये समझ में नहीं आता। जैसे मुझे भी बहुत डाउट हुआ करता था कि कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए हम स्पेशली इस थ्योरम को करा देते हैं। ठीक है, देखिए मान लेंगे F अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज द कलेक्शन ऑफ all closed sets है such that E is contained in F अल्फा। इस कलेक्शन में सारे के सारे क्लोज सेट आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी एल्यूमिनाई की जाए, मतलब एक पार्टी की जाए जिसमें कहा जाए कि DDU के सारे टीचर्स आने हैं जो डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं या आउट ऑफ डिपार्टमेंट है, सब इकट्ठा होंगे, हम भी जाएंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ, उस कलेक्शन में हम भी मौजूद होंगे क्योंकि हम भी एक टीचर हैं। ये पार्टी हुई, सारे टीचर्स इकट्ठा हुए, तो उस टीचर में हम भी होंगे क्योंकि हम भी एक टीचर हैं। ये सारे के सारे क्लोज सेट्स का कलेक्शन, जितने क्लोज सेट्स हैं वो सब इस परिवार में है, तो ये भी तो एक क्लोज सेट है, तो ये भी इस फैमिली का क्या होगा, मेंबर होगा। सिंस E क्लोजर इज ऑल्सो क्लोज्ड सेट, अगर ये भी क्लोज्ड है तो ये इसी फैमिली में पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज E क्लोजर इज कंटेन्ड इन, बिलोंग्स इन F अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, 4 सेट है हमारे पास A B C D। अगर इन चारों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये चारों सेट छोटे होंगे A से भी, B से भी, C से भी, D से भी। ये A B C D है, अगर इन सब का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये इसमें पाए जाने वाले हर मेंबर से छोटा होगा, इसमें पाए जाने वाले हर मेंबर से छोटा होगा, तो उसमें तो ये भी पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कलेक्शन E क्लोजर से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दे रखा है गिवन दैट E is contained in F alpha for every alpha belongs to index. This implies E closure is contained in F alpha का closure, क्योंकि आपने पढ़ा है कि A अगर B में कंटेन करता है तो A closure भी B closure में कंटेन करता है। This implies E closure is contained in F alpha closed set है। Since F alpha is closed, तो अभी आपने पढ़ा कि F अल्फ़ा का क्लोज़र उसी के बराबर होगा, F अल्फ़ा का क्लोज़र उसी के बराबर होगा। दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन किस पे जाएगा, जहाँ पे आपका अल्फ़ा होगा। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, अल्फ़ा नहीं है खुद का खुद से, इंटरसेक्शन खुद के बराबर। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, अल्फ़ा है तो इंटरसेक्शन F अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंबाइंड करिए, A कंटेन्ड इन B, B कंटेन्ड इन A, मतलब A B के बराबर होगा, और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। एक होमवर्क है, पीछे भी हमने दिया था, फिर दे रहे हैं। A इंटरसेक्शन B का होल क्लोजर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। इसको प्रूफ करिएगा, और इसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी आपको बुक में मिल जाएगा, जिसमें ये दिया होगा कि ये कभी भी इक्वलिटी नहीं होती है।
ये कंटेनमेंट हमेशा प्रॉपर होता है, ये इक्वलिटी आपको नहीं मिलेगी। जब भी इस तरह का प्रूफ आएगा, काउंटर एग्जाम्पल आपको देना ही देना है, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए। उस काउंटर एग्जाम्पल में आप ये बात बताएंगे कि ये कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट होता है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। ये आपका होमवर्क है। ये 2 होमवर्क आज दिए हैं, दोनों आपके हो जाने चाहिए और दोनों ही नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। नहीं आए तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका सल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा। आज आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज हम इस पे क्लोज़र पे बेस सारे थ्योरम करा देंगे। कल आपके पास बाउंड्री पॉइंट, डायामीटर, फ्रंटियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी। उन डेफिनेशंस को मे भी हम आपको ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, समय होगा तो हम लिखवा भी सकते हैं। बस उन डेफिनेशंस को पूछा जाता है तो वो आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर का मेन सेक्शन हमने आज कंप्लीट कर दिया है। 2-3 थ्योरम और हैं, वो भी कंप्लीट कर लिया जाए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए इन अ मेट्रिक स्पेस x, d in a metric space x, d let A is subset of x. In a metric space x, d let A is subset of x. Then पहला पॉइंट आपको प्रूफ करके दिखाना है, A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा आपको प्रूफ करके दिखाना है कि A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोजर में अंदर है तो इंटीरियर में बाहर होगा, कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोजर में बाहर है तो इंटीरियर में अंदर होगा। ये लॉजिक है। क्लोजर में अगर कॉम्प्लीमेंट अंदर है, क्लोजर में अंदर है तो इंटीरियर में बाहर है, क्लोजर में बाहर है तो इंटीरियर में अंदर है। इन दोनों का आपस में रिलेशन चलेगा। एक पार्ट हम करके दिखा रहे हैं, बाकी का पार्ट आपको खुद करना होगा। चलिए देखिए, इसमें करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पकड़ा जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने आपको क्या बताई? सबसे पहले A इंटीरियर हमेशा A में कंटेन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी A इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन A डैश। तीसरी प्रॉपर्टी A इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन A क्लोज़र। चौथी प्रॉपर्टी A डैश इज़ कंटेन्ड इन A क्लोज़र। ये 4 प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ये 4 प्रॉपर्टी बेस है। A इंटीरियर इज़ कंटेन्ड इन A इज़ कंटेन्ड इन A डैश, A इज़ कंटेन्ड इन A क्लोज़र, A डैश इज़ कंटेन्ड इन A। इसको पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ ए, लिमिट इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। इसको पढ़ते हैं ए क्लोजर ए यूनियन ए डैश, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी और ए के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन भी। चलिए पहला वाला कर रहे हैं। पहले वाले के लिए आपको पता है किसी भी सेट का इंटीरियर हमेशा ए में कंटेन करता है। ये वाला पिक किए हैं, ठीक। अब देखिए ए इंटीरियर का क्या लिया गया है? कॉम्प्लीमेंट। हम भी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेट पलट जाता है, बड़ा वाला छोटा हो जाता है और छोटा वाला बड़ा हो जाता है। ज़रा मैच करिए, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ये तो मैच कर गया, लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है। इसके ऊपर क्या लिया गया है? क्लोज़र। आप भी क्लोज़र ले लीजिए। टेकिंग, आपको पता है कि इफ़ A इज़ कंटेन्ड इन B
दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। यूज़ करिए तो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक, अब देखिए, सिंस इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, ए इंटीरियर ओपन सेट होगा। थ्योरम्स पे ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, लिखना है आपको ये। और किसी भी सेट का, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। और आपको पता है F इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ F का क्लोजर उसी के बराबर होगा। तो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। लिख दीजिए इसकी जगह ये मिलेगा, दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। एक इक्वेशन आपको मिल गया। अगेन आपने इसको इसमें कंटेन दिखा दिया, अब इसको इसमें कंटेन दिखाना है। आप जानते हैं कि ए हमेशा ए क्लोज़र में कंटेन करता है, इससे इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रख दीजिए, इसमें कंटेन करेगा। देख लीजिए, ए कंटेन करता है ए क्लोज़र में, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज़र में। मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोज़र। ठीक, ये तो मैच कर गया ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोज़र, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। इसको मैच करने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा, सी को और इंटीरियर को लाना पड़ेगा। सी को हटाने के लिए फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तुरंत चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं, छोटा वाला बड़ा बन जाता है, बड़ा वाला छोटा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज़र का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज ए क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए। अब आप इसका इंटीरियर ले लीजिए। आपको पता है इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर में कंटेन करता है, हमने प्रूफ कराया है। यूज़ करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज़ कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। ज़रा देखिए, किसी भी सेट का क्लोज़र क्लोज्ड सेट, किसी भी सेट का क्लोज़र क्लोज्ड, ये पूरा क्लोज सेट है, क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ओपन, और अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होता है। लिख रहे हैं, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोज़र इज़ अ क्लोज्ड सेट, अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और अगर ये सेट ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा। ठीक, रख दीजिए। दिस इम्प्लाइज, इस पूरे भारी भरकम की जगह ये रखेंगे, मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज़र का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। अब फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट लेते ही बदल जाएगा, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज़र के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन, कैंसिल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोज़र। अब ज़रा कंपेयर करिए 1 और 2 को। 1 को आप देखेंगे तो A इज़ कंटेन्ड इन B, 2 को देखेंगे तो B इज़ कंटेन्ड इन A, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो A बराबर B मिलेगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जब प्रूफ करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे? पहला रिजल्ट यूज़ करिएगा A इज़ कंटेन्ड इन A क्लोज़र, फिर कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, इंटीरियर लीजिएगा, और दूसरा वाला यूज़ करिएगा कि कोई भी सेट अपने इंटीरियर उसमें कंटेन करता है तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर भी ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। ये दोनों रिजल्ट आप ले करके चलेंगे, इसी तरीके से करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका प्रूफ हो जाएगा।
देखिए अब आपका एग्ज़ाम 15 मई तक होना नहीं है, कल पूरी 15 डेट थी, 15 से 15 एक महीना आपके पास है। हर हाल में हम पूरा रिवीजन करा देंगे, ये मान के चलिएगा। नहीं पढ़ाई करिए, और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है या जो नहीं पढ़े उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनका शॉर्ट में नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई भी आ जाएगी और एग्ज़ाम देने लायक वो हो जाएंगे। फिर एमएससी एंट्रेंस में भी इसी से पूछा जाएगा। हालांकि हम लोग एमएससी एंट्रेंस का एक क्रैश कोर्स और निकालेंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन के ठीक बाद, तो उसमें जिनको दाखिला लेना होगा ले लेंगे। 15 से 20 दिन का कोर्स होगा और उसमें आपको एमएससी एंट्रेंस के लिए पूरा पढ़ाया जाएगा। कोविड है तो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, वरना ऑफलाइन क्लास चलेगा। उतारिए। उसके बाद 3 मेन थ्योरम है, उन 3 मेन थ्योरम्स को पढ़ते ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग उन 3 मेन थ्योरम को डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, लेट कैपिटल X बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल X बी अ मेट्रिक स्पेस एंड A इज सबसेट ऑफ X, एंड A इज सबसेट ऑफ X, and A is subset of X, full stop. G be any non-empty open set, G be any non-empty open set in capital X, G be any non-empty open set in capital X, then G is disjoint with A, then G is disjoint with A, capital A, if and only if G is disjoint with A closure, if and only if G is disjoint with A closure। क्या कह रहा है? G is disjoint with A मतलब G इंटरसेक्शन A, डिसजॉइंट है मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू 5। इफ़ एंड ओनली इफ G इज डिसजॉइंट विथ A क्लोजर मतलब ये 5, जहाँ G हमारा नॉन एम्प्टी ओपन सेट है। ये आपका थ्योरम है। डिसजॉइंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन लेना। G का A से इंटरसेक्शन लीजिए, डिसजॉइंट है मतलब दोनों में कोई भी चीज़ जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है मतलब कॉमन नहीं है, तो इज इक्वल टू 5। इफ़ एंड ओनली इफ G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। चलिए देखिए, पहले ये मान लीजिए G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ, A इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज आपको पता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, तो A इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज, फिर आपको पता है इफ़ A इज कंटेन्ड इन B, दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर, A क्लोजर इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। चूँकि G ओपन है तो G कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, और अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर मतलब ये, ठीक। फिर इस नियम का पालन करिए, A क्लोजर इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया।
कन्वर्ट्स पार्ट में हम मान लेंगे लेट G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। देखिएगा, मान लीजिए ये x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, A इज कंटेंट इन A क्लोजर, ये आप जानते हैं। अगर G का बड़े वाले से इंटरसेक्शन G का बड़े वाले से इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, तो G का छोटे वाले से भी इंटरसेक्शन ऑब्वियसली है कि किसके बराबर होगा, फाई के। ऐसा इसलिए क्योंकि A हमेशा कहाँ कंटेन करता है, A क्लोजर में। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। G का A क्लोजर से इंटरसेक्शन लेने पे कुछ कॉमन नहीं मिला, तो जब बड़े से कुछ नहीं मिल रहा है तो छोटे से भी कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये कंडीशन मिलेगी। thus सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। उतारिए ये। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, A क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ all those point of space। A क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ all those point of space whose every neighborhood intersect with A। whose every neighborhood intersect with A। A closure is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A। देखिए आपको क्या दिखाना है, A closure is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A। लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या आप इसका प्रूफ में आप क्या करेंगे, A क्लोजर भी एक सेट है, चूँकि ये पूरा करली ब्रैकेट में लिखा है तो ये भी एक सेट है। मोटा मोटी ऐसे समझिए, दो सेट को एक दूसरे के बराबर दिखाना है। दो सेट को एक दूसरे के बराबर दिखाने का मतलब एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। बार बार ये सेट लिखना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करिए, इसको B के बराबर मान लीजिए B इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज every neighborhood intersect with A। अब हम लोग को दिखाना क्या है कि A क्लोजर इज इक्वल टू B। दो सेट को बराबर दिखाने के लिए दिखाते हैं A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B, फिर दिखाएंगे B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। दो सेट को बराबर दिखाने का मतलब ये इसमें कंटेन करेगा, ये इसमें। ये दिखाने के लिए मान लेंगे एक एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है वो इसमें भी पाया जाएगा, एक एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है वो फिर इसमें पाया जाएगा। अगर ये पूरा प्रोसीजर आप दिखा दें, एक था, एक से दो बना, दो से चार बने, ये पूरा प्रोसीजर आप दिखा दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज़ पे वर्क करने चल रहे हैं, इसी चीज़ पे वर्क करेंगे और देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये पार्ट पिक कर रहे हैं।
ये पार्ट पिक कर रहे हैं, मान ले रहे हैं लेट x belongs to a closure. This implies x belongs to a union a dash. This implies x belongs to a union का मतलब होता है और x belongs to a dash. ध्यान दीजिएगा, x belongs to a union b का मतलब होता है x belongs to a और x belongs to b. x belongs to a intersection b का मतलब होता है x belongs to a and x belongs to b. x does not belongs to a union b का मतलब होता है x does not belongs to a, और की जगह and आ जाता है x does not belongs to b, और x does not belongs to a intersection b का मतलब होता है x does not belongs to a, intersection की जगह and तो यहाँ और x does not belongs to b. ठीक है, ये देखिए, इफ x बिलोंग्स टू a, अगर x a के अंदर है, मतलब हम x इस क्लासरूम के अंदर है, तो हमको सेंटर मान के चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ओपन स्फीयर बनाइए, वो हर हाल में इस कमरे के किसी ना किसी पॉइंट को कंटेन करेगा, मतलब इस कमरे से इंटरसेक्ट करेगा. दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, इसमें हम एक पॉइंट ये a है, इसमें x पाया जा रहा है, तो x को सेंटर मान के चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा ओपन स्फीयर बनाइए, वो हमेशा a से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी. इस केस में हम कहेंगे एवरी नेबरहुड ऑफ x मस्ट बी इंटरसेक्ट विथ a, मस्ट बी इंटरसेक्ट विथ a. ये a से हर हाल में इंटरसेक्ट करेगा. अगर ये a से इंटरसेक्ट करेगा तो a से इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स को तो हमने कहाँ रखा है, b में. इस केस में x कहाँ पाया जाएगा, b में. अगेन इफ x बिलोंग्स टू a डैश, इसका मतलब x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a. लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a. ये डेफिनेशन होती है, ठीक है. ये x से इंटरसेक्ट करेगा और a से इंटरसेक्ट करने वाले सारे पॉइंट्स को तो हम कहाँ रखते हैं, b में. इसका मतलब कहाँ पाया जाएगा, b में. तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ x belongs to a closure implies b में पाया जा रहा है. This implies a closure is contained in b. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ये लेकर के चलेंगे. लेट एक पॉइंट कहाँ लेकर के चलेंगे, b में. x belongs to b, तो b की डेफिनेशन से मिलेगा एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a. b की डेफिनेशन में है बाय डेफिनेशन ऑफ b. b की डेफिनेशन में ये लिखा है देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटी हुई, अगर हम a से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम a के अंदर भी हो सकते हैं और a के बाहर भी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरसेक्ट करने वाला केस होता है लिमिट पॉइंट का, और लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी. तो केस 1 में आप मान लीजिएगा, यही बता रहे हैं, पहले आप मान लीजिएगा टू पॉसिबिलिटीज, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पॉइंट उस सेट में होगा या तो वो पॉइंट उस सेट में नहीं होगा. इफ x बिलोंग्स टू a, दिस implies x बिलोंग्स टू a एंड a इज ऑलवेज कंटेन्ड इन a क्लोजर. यूनिवर्सल ट्रूथ है. दिस implies x बिलोंग्स टू a क्लोजर. ठीक. इफ केस 2,
x does not belongs to A and every neighborhood of x intersect with A, ये हमारे पास है कि x A में नहीं है लेकिन उसका हर एक नेबरहुड इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर x का हर एक नेबरहुड A से इंटरसेक्ट करेगा तो x A का क्या होगा, लिमिट पॉइंट। x A का लिमिट पॉइंट है मतलब x A डैश में पाया जाएगा, मगर आपको पता है A डैश हमेशा कंटेन करता है A क्लोज़र में। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा A क्लोज़र में। आप तो x को लेकर के चले थे B में, वही x दोनों केस में मिलने लग गया A क्लोज़र में। इसका मतलब B कंटेन करेगा A क्लोज़र में। इसको मान लीजिए 2, 1 और 2 को कंबाइंड करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। A क्लोज़र इज कंटेन्ड इन B, B इज कंटेन्ड इन A क्लोज़र। कंबाइंड करते ही A क्लोज़र इज इक्वल टू B, और जैसे ही B का मान रखेंगे तुरंत ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A क्लोज़र इज इक्वल टू B, A क्लोज़र इज इक्वल टू B का मान रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लास्ट थ्योरम लिखिए। लेट x कॉमा d be a metric space, let x comma d be a metric space and A is contained in x. Let x comma d be a metric space and A is contained in x. Then A closure is equal to x belongs to x, dx A is equal to 0. Important. देखिए कैसे करेंगे, फिर वही चीज़, दो सेट्स को आपस में बराबर दिखाना है। ये भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले मान लीजिए लेट b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, dx A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमको केवल और केवल प्रूफ करना है टू शो A क्लोज़र इज इक्वल टू B। बात वही हुई, A क्लोज़र इज इक्वल टू B दिखाने के लिए A क्लोज़र इज कंटेन्ड इन B, और इधर दिखाएंगे B इज कंटेन्ड इन A क्लोज़र। एक एलिमेंट इसमें मान के चलेंगे, इसमें दिखाएंगे, एक एलिमेंट इसमें मान के चलेंगे, इसमें दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू A क्लोज़र, देन देखिए dx A का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। इन्फीमम ऑफ dx A
फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्लास में पिछले हफ्ते पढ़ाया था ये, ठीक है। इन्फीमम का मतलब होता है छोटा। इन सबको हमने लिया, जैसे 1 2 3 4 5 का इन्फीमम हमारा dxa के बराबर है। इन्फीमम मतलब सबसे छोटा कौन होगा, 1। तो dxa की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 इसके या तो बराबर होगा या इन सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स dxa है ना, dxa इन सबसे बराबर या छोटा है, तो dxa इन सबसे बराबर या छोटा है। फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए, लेट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। x ए क्लोजर में है तो हमको दिखाना क्या है, x b में पाया जाएगा। लेकिन b में तो केवल वही एलिमेंट पाए जाएंगे जिनके लिए dxa क्या होगा, 0। देन we have to show that x belongs to b, that is x b में पाया जाएगा, मतलब dxa की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। ये बात इतनी समझ में आई। x ए क्लोजर में था, हमको दिखाना है वो b में पाया जाएगा। b में केवल वो एलिमेंट पाए जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अगर हमने दिखा दिया कि x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x b में पाया जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर देखिए, लेट उल्टा मान लीजिए, dxa 0 दिखाना, मान लीजिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। आपको पता है dxa या तो इक्वल टू 0 होता है या ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज dxa इज इक्वल टू एप्साइलन मान ले रहे हैं, वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। इसको मान रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं 2। फिर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dxa ग्रेटर देन dxa एप्साइलन के बराबर है, तो इसका मतलब dxa ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्साइलन होगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। ठीक, क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, ये a कोई सबसेट है, ठीक। फिर देखिए, x यहाँ कोई पॉइंट है, x की a से डिस्टेंस एप्साइलन से अधिक है, तो या अधिक या बराबर, ये एप्साइलन है। अगर हम एप्साइलन बाई 2 का रेडियस लेकर एक ओपन स्पेयर बनाए, sx एप्साइलन बाई 2, देखिए क्या होगा, sx एप्साइलन बाई 2 एक ओपन स्पेयर हमने बनाया, वो a के किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रखेगा, इज इक्वल टू 5। अगर हम उसमें से x को बाहर निकाल भी दें तब भी वो किसी भी पॉइंट को कॉमन नहीं रखेगा, इज इक्वल टू 5। इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब x a क्लोजर में नहीं पाया जाएगा। ए क्लोजर में केवल वो पॉइंट्स आते हैं जिनका हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट करता है। एक्स का एक नेबरहुड ऐसा है जो ए से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए क्लोजर में पाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपने कहा था कि एक्स ए क्लोजर में पाया जाएगा, और यहाँ कह रहे ए क्लोजर में नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ये गलत हो गया, गलती को सुधारिए। गलत क्यों मिला, क्योंकि आपने गलत माना था। इसका मतलब dxa इज इक्वल टू 0। dxa अगर 0 के बराबर है तो x कहाँ पाया जाएगा, b में। आप तो x को लेके चले थे a क्लोजर में, वही x पाया जाने लगा b में, इसका मतलब a क्लोजर b में क्या कर गया, कंटेन कर गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में मान लेंगे कि x b में पाया जा रहा है। Conversely, let x belongs to b। अगर x b में पाया जाएगा तो इसका मतलब dxa किसके बराबर होगा,
0 के। हमको क्या शो करना है कि x कहाँ पाया जाएगा, ए क्लोज़र में। देखिए ये बात हमने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि dx से अगर 0 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x कहाँ पाया जा रहा होगा, a में। फिर भी हम दो पॉस्टुलेट्स लेकर के चलेंगे। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो x a में होगा या x a में नहीं होगा। इफ x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a क्लोज़र, चूँकि a हमेशा कंटेन करता है a क्लोज़र में, ठीक है। एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तब देखिए क्या होगा। इतना हो गया। देखिए इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड dxa इज इक्वल टू 0, dxa इज इक्वल टू 0 का मतलब दिस इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ dxa फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स कैपिटल A इज इक्वल टू 0। अगर x a में नहीं है, अगर x a में नहीं है और ये चीज़ मिल रही है, इसका क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट B, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट y बिलोंग्स टू a सच दैट dx ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपके डेटकाइंस थ्योरी से लिखा गया है, बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस। अगर किसी भी सेट का इन्फीमम 0 के बराबर है तो उस सेट में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। डेटकाइंस से लिखा गया है ये। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज y a में भी है, y इसमें भी है, मतलब एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब x a का कैसा पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश। फिर आपको पता है सिंस a डैश इज कंटेन्ड इन a क्लोज़र, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a क्लोज़र। आप तो x को ले करके चले थे B में, वही x मिलने लग गया A क्लोज़र में। इसका मतलब B इज़ कंटेन्ड इन A क्लोज़र, A कंटेन्ड इन B क्लोज़र। इक्वेशन कैपिटल A कैपिटल B कंबाइंड कर दीजिए। जैसे ही A और B को कंबाइंड करेंगे मिलेगा A क्लोज़र इज इक्वल टू B और तुरंत आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये सेक्शन पूरा आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल इसके आगे का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बचा है, कल हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उतार लीजिए।